Hello friends, this is Dr. Veena and we are going to talk about a new topic that is ego. This topic belongs to abnormal psychology. ये असामान्य मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इस टॉपिक को जनरल टर्म में हम यूज करते ही रहते हैं. जनरल बातचीत में हम क्या यूज करते हैं? किसी का ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए. तुम बहुत ईगोइस्ट हो. किसी को इतना न डांटो कि उसका ईगो हर्ट हो जाए. तो ये यूज तो करते हैं बट ईगो एक्चुअली है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, किसने दिया था, क्यों यूज होता है, इसे समझना जरूरी है. आज इस क्लास में हम इसी को समझेंगे. एक्चुअली साइको एनालिसिस थियोरी जो दिया था वो फ्रॉयड ने दिया था और सभी जानते हैं कि फ्रॉयड का योगदान साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा है. आज जितने भी मेंटल इलनेस का जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें फ्रॉयड की थियोरी को अप्लाई किया जाता है. उन्होंने बहुत सारे ऐसे थियोरीज दिए जो आज भी यूज होते हैं और बहुत ही उपयोगी हैं. फ्रॉयड के 40 इयर्स के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर, वो एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे जैसे कि आप सबको पता है. तो 40 इयर्स की क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स की चर्चा की, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की चर्चा की जो हमारे पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं. हमारे पर्सनालिटी का कंस्ट्रक्शन जो होता है उन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही होता है. और मनोविश्लेषण का अर्थ ही है कि मन का विश्लेषण. उन्होंने मन का विश्लेषण किया. उन्होंने व्यक्तित्व के कुछ कॉन्क्रीट तत्वों की चर्चा की और उन्हीं तत्वों का एक भाग है ईगो. ईड, ईगो, सुपर ईगो की चर्चा की. आज इस क्लास में वन बाय वन हम सभी टर्म्स को समझेंगे और ईगो के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ईगो की कार्य प्रणाली को समझेंगे कि किस तरह से ईगो हमारे पर्सनालिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है. तो हम लोगों को क्या देखना है कि साइको एनालिटिक अप्रोच जो दिया था वो दिया था सिगमंड फ्रॉयड ने. साइको एनालिटिक अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी दैट इज गिवन बाय द सिगमंड फ्रॉयड, दैट इज ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ साइको एनालिसिस. उन्हें इसलिए फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है क्योंकि वो मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता थे. मनोविश्लेषणवाद अर्थात वो मन के विश्लेषण या एनालिसिस पे जोर देते थे. इनका जन्म, बर्थ प्लेस जो था वो 6 मई 1856 को हुआ था और ऑस्ट्रिया में हुआ था. प्लेस जो है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था क्योंकि इससे रिलेटेड अगर किसी साइंटिस्ट के बारे में आप लिख रहे हैं, मनोविश्लेषणवाद के बारे में अगर कोई टिप्पणी आती है या कोई नोट्स आता है, शॉर्ट नोट्स आता है, तो आपको सिगमंड फ्रॉयड के बारे में उनकी थोड़ी सी लाइफ स्केच देनी होगी. वर्क प्लेस, एक्चुअली उनका जन्म तो हुआ था ऑस्ट्रिया में परंतु उनका वर्क प्लेस जो था वो वियना था. जन्म के बाद वो वियना चले गए थे और होल लाइफ वो वियना में ही अपनी बिताए. और वो ही वॉज ए न्यूरोलॉजिस्ट. उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की वियना में और एक्चुअली वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे यानी स्नायु रोग के डॉक्टर थे. और उन्होंने कई एक मेंटल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया. एक्चुअली न्यूरोलॉजिस्ट थे तो वो फिजिकल सिम्टम्स को जज करते थे, परंतु इसके द्वारा उन्होंने देखा कि कई एक लोग ऐसे हैं जो मेंटली पेशेंट है, मेंटली रोगी हैं और उन सभी के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने पाया कि कई एक रोगी ऐसे होते हैं जिनका कोई क्लियर फिजिकल सिम्टम या शारीरिक रोग तो नहीं होता पर वो मेंटल रीजंस के कारण बीमार होते हैं. और इसी के कारण उनका इंटरेस्ट जो था ना वो एबनॉर्मल लोगों की ट्रीटमेंट पर गया और साइको एनालिसिस यानी मन का विश्लेषण वो करने लगे. तो एक तरह से एबनॉर्मल साइकोलॉजी के फील्ड में ये एक रिवोल्यूशन था. साइको एनालिसिस जो था वो एक रिवोल्यूशन था फ्रॉयड का. और आज भी जो एबनॉर्मल लोगों की ट्रीटमेंट्स होती हैं ना उसमें उनके थियरीज, उनके सिद्धांतों को बहुत पालन किया जाता है, बहुत ध्यान दिया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातों को बताया जो कि आज भी हम अपने ट्रीटमेंट में, हम अपने एबनॉर्मल लोगों के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉयड का योगदान बहुत बड़ा है और एक रिवोल्यूशन की तरह है एबनॉर्मल साइकोलॉजी में. उन्होंने साइको एनालिसिस को जन्म दिया था. फ्रॉयड ने एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड यानी मन के दो मुख्य पहलुओं की चर्चा की है. उन्होंने बताया कि मन के दो मुख्य पहलू होते हैं. मन को अर्थात व्यक्ति के सेल्फ या आई से उन्होंने मन को डिनोट किया और उन्होंने ह्यूमन साइकी उसको कहा और इसी आई या सेल्फ को व्यक्तित्व का मूल माना. और माइंड या मन के दो मुख्य पहलुओं के बारे में वो बताते हुए बता रहे हैं कि दो मुख्य पहलू होते हैं. पहला है डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड एंड टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड. ओके, तो डायनेमिक एस्पेक्ट क्या है? मन का अकारात्मक पहलू
अकारात्मक, ठीक है। और टोपोग्राफिकल क्या हुआ, गत्यात्मक, मन का गत्यात्मक पहलू, ठीक है। तो इस तरह से भी आप नोट कर सकते हैं कि मन का डायनेमिक एस्पेक्ट यानी अकारात्मक पहलू और मन का टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट यानी कि गत्यात्मक पहलू। अब डायनेमिक एस्पेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में, और टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में। आज इस क्लास में हमें डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड पे ही डिस्कस करना है, तो इसलिए आगे चलते हैं। इस पिक्चर से क्लियर है कि ईड क्या है। यहाँ इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ईड एक छोटे बच्चे की तरह होता है, ठीक है। कैसे एक छोटा नॉटी बच्चा होता है जो प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे कार्य करता है, यानी कि खुशी के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। अगर एक बच्चे को कुछ चाहिए तो उसे चाहिए, उसे इससे मतलब नहीं है कि पैसे हैं या नहीं। रात के 2 बजे भी अगर उसे चॉकलेट चाहिए तो उसकी जिद पूरी होनी चाहिए, और उसे समय और परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता कि रात है तो फिर दुकान नहीं खुली होगी, वहाँ से फिर मुझे चॉकलेट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सही गलत, समय, परिस्थिति, इन सब का ज्ञान एक छोटे बच्चे को जिस तरह नहीं होता है, उसी तरह ईड होता है। ईड प्लेजर और प्रिंसिपल पे कार्य करता है, इसलिए उसे समय, परिस्थिति का ज्ञान नहीं होता। उसे अपनी इच्छा से मतलब होता है कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सुपर ईगो, यहाँ आप देखेंगे सुपर ईगो में मैंने एक पिक्चर डाला है जो कि है ग्रैंडपा या फिर एक घर के बुजुर्ग जो होते हैं उनका पिक्चर हो गया। तो सुपर ईगो यही काम करता है। ये सुपर ईगो जो है मोरालिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। जैसे कि पिक्चर में एक बुजुर्ग बाबा जी हैं जिन्हें अच्छे बुरे का पूर्ण ज्ञान है। घर के बुजुर्गों को अच्छे बुरे सभी का ज्ञान होता है। पूरी तरह नैतिक और सामाजिक गुणों का भंडार होता है सुपर ईगो। एक्चुअली जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, माता पिता तथा शिक्षक, टीचर्स उसे समझाते हैं डूज एंड डोंट्स अबाउट द लाइफ, क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, कौन सी आदतें गंदी हैं और कौन सी आदतें अच्छी हैं। इस प्रकार उस बच्चे में सुपर ईगो डेवलप करता है और धीरे धीरे वो नॉटी बच्चा अच्छे बुरे में खुद ही अंतर करने लगता है। सुपर ईगो को हमारे पर्सनालिटी की मोरल ब्रांच या नैतिक शाखा भी कहते हैं। सुपर ईगो को क्या कहते हैं, नैतिक शाखा, ठीक है, नैतिक शाखा बोलते हैं। और ईगो, सुपर ईगो जो होता है ना, वो एक घर के बुजुर्ग की तरह नैतिक अनैतिक डूज डोंट्स में डिफरेंस के लिए गाइड करता है। जिस प्रकार हमारे घर के जो लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, वो हमें गलत करने से रोकते हैं, हर समय पूछते हैं ये मत करो, ये करो, ठीक से जाना, रास्ता ठीक से पार करना। उसी प्रकार सुपर ईगो हमें मोरल वैल्यूज़ को डेवलप कराता है। ये बताता है क्या पाप है, क्या पुण्य है। ये आदर्शवादी सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि मोरालिटी प्रिंसिपल पे ये कार्य करता है। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ ईगो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर पर्सनालिटी। ये हमारी पर्सनालिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो हम यहाँ ईगो के बारे में सिर्फ बात करते हैं। ईगो क्या है, ठीक है। ईगो जो रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है, यानी इसका संबंध वास्तविकता से होता है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि यदि ईड एक बच्चे की तरह है और प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर से डायरेक्ट हो रहा है और सुपर ईगो प्रिंसिपल ऑफ आइडियोलॉजी से डायरेक्ट हो रहा है, तो फिर हमारे ईगो का विकास कब और कैसे होता है। यानी बच्चे की तरह जैसे प्लेजर प्रिंसिपल पर ईड कार्य कर रहा है और सुपर ईगो में जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पर कार्य, तो फिर ईगो का विकास कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक बच्चे में ईड के कारण सभी कुछ उसे चाहिए, रात हो या दिन हो उसे चाहिए तो चाहिए। और चूंकि वो बहुत छोटा है तो उसे हर एक चीज़ दे भी दी जाती है, यानी ताकि वो शांत रहे, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं। और धीरे धीरे पर वो जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि एक तरफ सुपर ईगो का विकास भी हो रहा होता है और इस कारण उसका परिचय जीवन की वास्तविकताओं से होता है। जब कोई उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है ना, तो उसे इस बात का बहुत दुख या निराशा होती है, जिसके कारण उसके अंदर सेल्फ या ईगो का जन्म होता है। यानी जब उसे निराशा ठोकर लगती है तो फिर उसके अंदर
ईगो का जन्म होता है। और ये बहुत ही, ईगो जो है ना वो एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच की तरह कार्य करता है आपकी पर्सनालिटी में। किसी के भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ईगो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए जनरल टर्म में जो हमेशा यूज़ होता है कि ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ईगो पे प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ईगो डिस्ट्रॉय हो गया ना तो पूरा व्यक्तित्व बिखर जाएगा। अब नेक्स्ट है, इस पिक्चर को देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं, एक बालक, एक बुजुर्ग और एक जिम्मेदार व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, ये तीनों ही सिंबल है ईड, ईगो, सुपर ईगो के। ईड एक नॉटी बच्चा है, सुपर ईगो एक ग्रैंडपा की तरह काम करते हैं, और ईगो एक घर के फादर फिगर है, घर के मुखिया जो होते हैं ना, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, सभी की बातों को सुनते हैं, वो ईगो का कार्य करता है। तो इस प्रकार इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। अब जो ईगो है, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, क्या काम कर रहा है ईगो? ये एक बैलेंसिंग फैक्टर का काम करता है। ईगो ईड की सारी इच्छाओं पर नियंत्रण कौन करता है? वो ईगो है। ईड तो चाहेगा ही कि हर चीज़ उसे मिले, पर ईगो जो है उनमें से वही कार्य करने का निर्णय या परमिशन देता है जो उचित है, और रियलिटी से जिन बातों का संबंध होता है वही कार्य वो करने देता है। यह ईड और सुपर ईगो के बीच एक कोऑर्डिनेटर का काम करता है, क्योंकि ईड हमेशा बिना नैतिक अनैतिक का ख्याल रखे चीज़ों को मांगता रहता है, और सुपर ईगो एक बड़े बुजुर्ग की तरह ईड की इच्छाओं पर रोक लगाता है। ऐसे में पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय ना हो, निराशा ना घेर ले, डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, हमारी कोई इच्छा दबी ना रह जाए, तो ईगो इन दोनों के बीच बैलेंसिंग का कार्य करता है और ये निर्णय लेता है कि किन इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए और किन की नहीं होनी चाहिए। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक झूला है, और इस झूले को बचपन में सभी ने झूला है, ठीक है। तो इस बचपन में सभी इस झूले से खेले हैं। ये पूरा ही खेल जो है ना वो बैलेंसिंग का है। जिस प्रकार इस झूले के एक पलड़े पर एक बच्चा बैठा है और दूसरे झूले के पलड़े पर, माने एक झूले के दूसरे पलड़े पर दूसरा बच्चा बैठा है, तो ये एक बच्चे को मान लीजिए आप ईगो, और ये जो है ये सुपर ईगो है, और यहाँ जो बैलेंसिंग फैक्टर है ना वो ही ईगो है। जो ये बैलेंसिंग करने की जो कील है वो ईगो है। ईगो इच्छाओं एवं वास्तविकताओं के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। ईगो इज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो हु मैनेजेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्स एंड रियलिटीज, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे आप क्लास में हो, ठीक है, और क्लास चल रही है, आपको टीचर ने किसी बात पर सबके सामने डांट दिया। चूँकि सबके सामने डांटा तो आपकी बेइज्जती कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, आपको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो गई है। ऐसे में आपका ईड आपको उकसाता है कि आप भी टीचर को डांटें या कुछ जवाब दे दें। इस वक्त आपका सुपर ईगो समझाता है कि यह पूरी तरह से अनसोशल है, इमोरल बिहेवियर है, यह अनैतिक कार्य है कि टीचर आपके बड़े हैं, आप उनको डांट नहीं सकते हैं। तो फिर हम कॉन्फ्लिक्ट के शिकार होते हैं कि मन भी है कुछ बोलने का और फिर हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ईगो निकालता है कि कोई बात नहीं, वो टीचर हैं, वो हमारे वेलविशर हैं, बोले हैं तो आपकी गलती जरूर रही होगी, इसलिए उन्होंने कहा है। इस प्रकार ईगो क्या करता है, ईड और सुपर ईगो के बीच एक बैलेंसिंग का कार्य करता है। यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ईगो जो है ना वो पूरी तरह से बैलेंसिंग फैक्टर का कार्य कर रहा है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना होगा, क्योंकि इसके बिना पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमारी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, हमारी पर्सनैलिटी बिखर जाएगी पूरी तरह से। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्रॉयड का जो था ना, उनका जो भी प्रिंसिपल था ईड ईगो सुपर ईगो का, वो बेसिकली बेस्ड किस पर था? वो बेस्ड था ड्यूअल इंस्टिंक्ट थ्योरी पर।
उन्होंने कुछ मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है। ड्यूअल इंस्टिंक्ट थ्योरी क्या, इंस्टिंक्ट क्या होता है, वो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। कुछ मूल प्रवृत्तियों के बारे में इन्होंने बताया है, जिनको दो भागों में इन्होंने बांटा है। पहला है इरोज और थैनेटोज। ये ग्रीक वर्ड्स है, इरोज और थैनेटोज। इरोज का अर्थ होता है जीवन मूल प्रवृत्तियां, और दूसरी होती है थैनेटोज यानी कि मृत्यु मूल प्रवृत्तियां। ये दोनों ही प्रवृत्तियां परस्पर विरोधी हैं। आप देखिए कि एक जीवन से रिलेटेड है और एक मृत्यु से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस बात है कि दोनों ही ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। फ्रॉइड के अनुसार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इन दोनों परस्पर विरोधी इंस्टिंक्ट का मुख्य हाथ है। जिस व्यक्ति में इरोज यानी कि जीवन मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता होगी वो काफ़ी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इरोज की प्रधानता जिसमें होगी वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव थिंकर, क्रिएटिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा। जबकि अगर थैनेटोज इंस्टिंक्ट से वो व्यक्ति ग्रसित है तो वो काफ़ी एग्रेसिव होगा और निगेटिव थिंकर होगा, ठीक है। निगेटिव थिंकर डिप्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के शिकार हो सकते हैं, सिम्टम्स उसमें हो सकते हैं। एग्रेसिव टुवर्ड्स द अदर्स यानी कि दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के वो होते हैं। तो इन दो मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होकर फ्रॉइड ने अपनी थियरी को दिया था कि दो मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाई जाती हैं, उसी से ओरिएंटेड होता है हमारा ईडीगो सुपर ईगो। अब हम लोगों ने ईडीगो सुपर ईगो के बारे में समझ लिया है। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बार पॉइंट वाइज हम लोग चर्चा कर लेते हैं, समझ तो चुके ही हैं, सिर्फ पॉइंट वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्जाम्स में आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है रिजर्वॉयर ऑफ बोथ द लाइफ एंड डेथ। ईड के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना होगा, ये ईड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ईड क्या करता है? यह दोनों की इथॉस और थैनेटोस इंस्टिंक्ट, ईड जो है ना, यह थैनेटोस और इथोस इन दोनों इंस्टिंक्ट का भंडार है, जीवन और मृत्यु मूल प्रवृत्तियों का भंडार है। व्यक्ति के अंदर जो क्रिएटिव या डिस्ट्रक्टिव एक्शंस होते हैं वो सभी ईड के कारण ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा खिलौने को पटक पटक के तोड़ देता है, ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नेचर है, यानी थैनेटोस का प्रवृत्ति है। और फिर उसे जोड़ता भी है, ये है फिर आपका जो जीवन मूल प्रवृत्ति है उसका ये सिंबल है। तो ईड जो है ना वो आनंद और सुख के नियम से चलता है। उसको गुस्सा आया, उसने खिलौना तोड़ दिया, उसको इच्छा हुई, उसने जोड़ दिया। तो ये इरोस और थैनेटोस इन दो मूल प्रवृत्तियों से ईड भरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है रेगुलेटेड बाय प्लेजर प्रिंसिपल, जैसे हम लोगों ने पहले भी जाना कि ये खुशी के नियम से ही संचालित होता है और ये अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, ये खुश रहना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट सफर्स फ्रॉम लॉजिकल फैलेसी, यानी तार्किक दोष पाया जाता है, ठीक है, तार्किक दोष पाया जाता है। यहाँ एक पॉइंट छूट गया, नॉट कंसर्न विथ रियलिटी ऑफ लाइफ, इसे वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है, ये अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। सफर्स फ्रॉम लॉजिकल फैलेसी, यानी कि इसमें तार्किक दोष पाया जाता है। देखिए, जैसे एक बच्चे को रात के 2 बजे चॉकलेट चाहिए तो उसे चाहिए, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि इस समय क्या हो रही है, तो ये तो लॉजिकली प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लमेटिक है। तो सेकेंड जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ईड क्या है? वो बहुत सेल्फिश होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो अपने माँ बाप की परेशानियों से कोई मतलब नहीं रखता, वो समाज की परेशानियों से मतलब नहीं रखता, वो अपने इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं रखता, उसे बस जो चाहिए सो चाहिए, यानी वो सेल्फिश लोग ही तो करते हैं ऐसा। तो ईड में इस तरह की प्रवृत्तियों का भंडार होता है। नेक्स्ट जो है वो एमोरल, एमोरल यानी कि मॉरलिटी यानी नैतिकता से इसका कोई संबंध नहीं होता, उसे उचित अनुचित सही गलत डूज डोंट्स का कोई ख्याल नहीं रहता। आप खुद ही देखिए, एक ईड पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो एक व्यक्ति के लिए कितना घातक है, उससे वो गलत से गलत काम करवा सकता है, क्योंकि उसे वो सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पे वो कार्य कर रहा है, उसे इससे मतलब नहीं कि रियलिटी क्या है, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है
डज नॉट रिकॉग्नाइज निगेशन, यानी या मतलब निगेटिव चीज़ें, यानी आप रोकते नहीं हैं उसको। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बताया कि यह नो को बर्दाश्त नहीं करता, निषेध को बर्दाश्त नहीं करता, उसे जो चाहिए सो चाहिए। वो असामाजिक बिहेवियर भी कर सकता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझा ईड के बारे में, मेन कैरेक्टरिस्टिक जो इसके थे वो, इसको आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईगो, मैंने कहा ना ईगो एक बैलेंसिंग फैक्टर है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार ईंट और बालू के बीच सीमेंट उन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, उसी प्रकार ईगो भी ईड और सुपर ईगो के बीच बैलेंसिंग का कार्य करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हर बार नोट्स आते हैं, टिप्पणियाँ आती हैं, उसमें भी आप लिख सकते हैं। लॉन्ग टाइप आंसर में आपको लिखना है ईगो के बारे में, तो वो भी आप रेडी कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग नज़र डालते हैं। फर्स्ट है पार्टली कॉन्शियस एंड पार्टली अनकॉन्शियस। ठीक है, मतलब ये ईगो का संबंध चेतन और अचेतन दोनों से होता है। चेतन का अर्थ इसका बारे में लोगों को कॉन्शियस है, जिसके बारे में जानकारी होती है। वो ईड की इच्छाओं को भी समझता है, वो रियलिटी को भी समझता है, यानी ये समझता है कि भाई ईड की तो इच्छा है, ठीक है पूरी करनी है, पर वास्तविकता ये है कि पूरी तरह से पूरी नहीं की जा सकती है, तो वो रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। सेकंड है नॉलेज ऑफ टाइम एंड रियलिटी, उसे वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान होता है, सेम है यहाँ भी। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम लॉजिकल फैलेसी, यानी कि तार्किक दोष से वंचित होता है, यानी वो इस किसी भी डिज़ायर को पूरा करने के लिए रियलिटी का ध्यान रखता है, इसलिए उस पर लॉजिकली कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। ठीक है, वो वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही ईड की इच्छाओं को पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एज एडजस्टर बिटवीन द इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट दोनों के बीच रियलिटी क्या है और डिज़ायर्स क्या है, उन दोनों के बीच एक समझौते का कार्य करता है। यानी यदि ईड को गुस्सा आया तो किसी का वो मर्डर भी करना चाह रहा है। ठीक है, ईड अपनी गुस्सा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है और किसी का मर्डर करना चाहता है, तो ये तो सही बात नहीं है। तो ईगो जानता है कि ऐसा करने से वो एक क्रिमिनल बन जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, एक बैलेंस का काम करके उस व्यक्ति को ये समझाएगा कि ये काम जो है ये ठीक नहीं है, तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए तुम ये ना करो, तुम क्या करो, उसको डांट दो या समझा दो। तो इस तरह से वो उसको क्राइम करने से रोकता है। इट मीन्स ईगो इज अ एडजस्टर बिटवीन ईड एंड रियलिटी, ईड्स डिज़ायर एंड रियलिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नॉट कंसर्न विथ मोरालिटी। ठीक है, ईगो का संबंध जो है वो वास्तविकता से है, रियलिटी से है, लेकिन नैतिकता से नहीं है। नैतिकता से किसका संबंध है, सुपर ईगो का। तो ईगो सिर्फ ये बताता है कि कोई इच्छा की पूर्ति अभी की जा सकती है या नहीं किया, यानी ये समय उपयुक्त है या नहीं है, कोई असामाजिक अनैतिक कार्य करने का अभी समय है या नहीं है, ये वो बताता है कि रियलिटी क्या है। तो ईगो का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर ईगो। ठीक है, वन बाय वन हम इसकी विशेषताओं पर ध्यान देंगे। फर्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंसर्न विथ मोरालिटी, यानी कि ये मॉरलिटी के प्रिंसिपल पर चलता है। ये व्यक्ति को सिखाता है कि चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें असामाजिक हैं, अनैतिक हैं, ये मत करो। सेकंड जो है रिजर्वॉयर ऑफ आइडियाज़, यानी कि ये आदर्शों का भंडार है। सुपर ईगो को रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आदर्शों का भंडार है। एक बच्चा धीरे धीरे अपने माँ बाप, शिक्षक, समाज से सीखता रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, वो सीखता है कि भाई डूज डोंट्स क्या हैं, नियम कानून समाज के क्या हैं, हमारे परिवार का क्या डिसिप्लिन है, हमारे स्कूल का क्या डिसिप्लिन है, जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं वहाँ का क्या डिसिप्लिन है। ठीक है, तो ये डूज डोंट्स जो सिखाने का काम कर रहा है वो है सुपर ईगो। नेक्स्ट है चीफ रोल एज अ फोर्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन।
सुपर ईगो क्या करता है? व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया में एक मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए, छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, तो उनके अंदर एक सुपर ईगो डेवलप करता है, तब जब बच्चों को ये सिखाया जाता है, ये करो, वो मत करो, यह पाप है, यह पुण्य है, इसलिए वो असामाजिक कार्य को न करें, इससे बचाने के लिए ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जैसे बच्चा छोटा है, वो स्कूल से किसी की चीज़ कोई उठा के ले आता है, कोई पेंसिल उठा के ले आता है, तो अगर उसकी इस चीज़ पे आप रोक टोक नहीं लगाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा? वो आज पेंसिल लाया है, कल फिर टिफ़िन बॉक्स किसी का लाएगा, फिर किसी की और कोई वैल्यूएबल चीज़ उठा के ले आएगा। तो धीरे धीरे वो क्या होगा? एक चोर बन सकता है, यानी वो एक असामाजिक तत्व बन सकता है। तो सुपर ईगो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाता है। वो सिखाता है कि नहीं, चोरी करना सही चीज़ नहीं है। तो ये एक बच्चे को हम डेवलप करते हैं और सुपर ईगो का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फीलिंग ऑफ रिमोर्स एंड गिल्ट ओरिजिनल फ्रॉम द सुपर ईगो। ठीक है, यानी कि पश्चाताप एवं दोष की भावना का विकास भी सुपर ईगो के कारण ही होता है। इन दोनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, पश्चाताप और दोष की भावना। क्योंकि देखिए, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो पश्चाताप की भावना अगर विकसित होती है तो हमारा पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। हम ये सोचते हैं ना कि चलो हमसे ये गलती हो गई है, तो फिर हम इसका पश्चाताप ये कर लेते हैं। हमारे अंदर दोष की भावना होती है तो हम अपने आप को समझा लेते हैं कि भाई मैंने ये गलती की है। ठीक है, तो ये जो है, ये सारी चीज़ों का विकास जो होता है, पश्चाताप और दोष की भावना का विकास भी सुपर ईगो के कारण होता है, जो कि हमारी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। लास्ट जो है वो सोशली एंड कल्चरली कंडीशन्ड। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ये कंडीशन्ड होता है। देखिए, एक बच्चा है, वो किस समाज, किस कल्चर में रह रहा है और उस कल्चर में उसके सुपर ईगो का विकास भी उसी अकॉर्डिंग होता है और उन्हीं प्रकार के सामाजिक नियमों, बंधनों को मानता है, और जो मान्यताएं उसके लिए आदर्श और आइडियोलॉजीज बन जाती हैं, उसके लिए वही मान्यताएं, वही कल्चर, वही समाज उसके लिए उसकी विचारधारा या आइडियोलॉजीज बन जाती हैं। उन्हीं विचारधाराओं को लेके वो होल लाइफ चलता है और उन्हीं विचारधाराओं पर उसका पर्सनालिटी बनता है, तैयार होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, एक बिल्डिंग तैयार होती है। तो सुपर ईगो की बहुत इम्पोर्टेंस है व्यक्ति के पर्सनालिटी में। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। वो डूज डोंट्स, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करना उचित होगा, क्या करना अनुचित होगा, इन सब चीजों के लिए हमें गाइड करता है। इसलिए अगर किसी को एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनाना है तो उसका सुपर ईगो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और ईगो क्या करता है? ईगो इज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। जिस प्रकार मैंने एक झूले का पिक्चर आपको दिखाया था, उस झूले के एक पलड़े पर ईड था और दूसरे सीट पर जो था सुपर ईगो था, और वो झूले के बीच की कील जो थी वो थी ईगो। ईगो क्या किया कि दोनों के बीच बैलेंसिंग का काम करता है, बिटवीन द डिजायर एंड द आपके रूल रेगुलेशन जो है, उन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ आप नियम कानून से नहीं चल सकते हैं और सिर्फ अपने डिजायर्स की पूर्ति करके नहीं आप चल सकते हैं, आपको समाज का भी ध्यान देना होगा। तो ईगो इज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन डिजायर एंड फुलफिलमेंट। इन दोनों के बीच में वो कोऑर्डिनेटर का काम करता है। आई होप इस क्लास के द्वारा आपने ईगो के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। और एबनॉर्मल साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी होगा, लॉन्ग आंसर भी आपसे पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी ईगो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए इस क्लास से रिलेटेड। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं वो सभी टाइम टू टाइम असाइनमेंट जमा करें, वहाँ इवैल्यूएशन हो रहा है। और इस लॉकडाउन के पीरियड को हमारा एम यही है कि बहुत सक्सेसफुली, बहुत फ्रूटफुल हम लोग इस टाइम को जिए, बहुत अच्छे से क्लास करें, आपकी स्टडी बाधित ना हो, इस बात का ध्यान मैं रख रही हूँ। आप भी इसमें थोड़ा मेहनत कीजिए। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।